स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने बिना चेक किए ही उस वीडियो को अपलोड कर दिया था कि वॉइस है या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों में कौन सा नहीं है? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है राज्य परिषद। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा स्तर नहीं है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों में से कौन सा नहीं है, तो ये राज्य परिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। राज्य परिषद इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, उत्तर है डी। ठीक है, राज्य परिषद पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं, एक ग्राम पंचायत होता है गांव के स्तर पर, पंचायत समिति होती है ब्लॉक के स्तर पर और जिला परिषद होता है जिला के स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा की कमी, दूसरा है शहरों की ओर पलायन, तीसरा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और चौथा है औद्योगिक विकास की कमी। तो इसका जो मुख्य कारण होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कारण है गाँव में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण एक ही काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जिससे क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है? ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की क्या भूमिका? पहला ऑप्शन है यह केवल किसानों को कृषि मशीनें प्रदान करता है, दूसरा है बिचौलियों को खत्म करना और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना, तीसरा है सरकारी योजनाओं को लागू करना और चौथा है केवल बड़े जमींदारों को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिचौलियों को खत्म करना और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना, इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे उत्तर भी है सहकारी समितियाँ जो है किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और सामूहिक विपणन को बढ़ावा देकर बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करती हैं, जिससे उन्हें अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कार्यक्रम जिसे 1970 के दशक में शुरू किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना था, यानी जिसका उद्देश्य क्या था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना था? तो पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, हरित क्रांति, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP या उच्च उपज वाली किस्म यानी हाइपर। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP को 1970 के दशक में ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीबी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित गाँव का विकास, गाँव को आत्मनिर्भर और स्वायत्त होना, गाँव को शहरी क्षेत्रों के अधीन लाना या गाँव को औद्योगिक केंद्रों में परिवर्तित करना। तो जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है वो गाँव को आत्मनिर्भर व स्वायत्त बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा ग्राम स्वराज की अवधारणा का सिद्धांत गाँव को आत्मनिर्भर, स्वायत्त और सुशासन के लिए सक्षम बनाना था। ठीक है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण लोगों के बीच साक्षरता बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना, खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना विशेषकर अनाज उत्पादन, या ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जो भारत में ग्रामीण ग्रीन जो रिवॉल्यूशन था वो ऑप्शन नंबर सी होगा, खाद्य उत्पादन को बढ़ाकर विशेषकर अनाज का उत्पादन। ठीक है, जो हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका मुख्य उद्देश्य उन्नत बीजों और तकनीकों का उपयोग करके भारत में खाद्य उत्पादन विशेष रूप से गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, योजना आयोग या केंद्रीय वित्त आयोग? तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य वित्त आयोग जिम्मेदार होता है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को, यानी जो जिस राज्य का है उसका राज्यपाल
अपने राज्य में वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार रखता है, ठीक है, जो PIRS को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या है जो ग्रामीण आबादी के लिए पलायन का कारण बनते हैं। तो पहला है उच्च प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढांचे की कमी, अच्छी सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा या उच्च जनसंख्या घनत्व या कृषि का मशीनीकरण का अभाव। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बुनियादी ढांचे की कमी जैसे सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि की कमी से ग्रामीण आबादी जो है पलायन करती है। खराब बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण लोगों विशेषकर युवाओं को बेहतर सुविधाएं और अवसर की लाभ तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है, तो ये कारण है उसका। अगला प्रश्न है सहकारिता। कौन सा सिद्धांत एक सदस्य एक वोट पर आधारित है? सदस्यता का सिद्धांत, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण का सिद्धांत या आर्थिक भागीदारी का सिद्धांत। तो जो सहकारिता है वो ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण का सिद्धांत, इसका राइट जवाब होगा। सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्यों को समान वोटिंग का अधिकार हो, भले ही उनकी पूंजी की भागीदारी कितनी भी हो। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा या प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना। तो कौन सा है जो स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1978 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी को ऋण सब्सिडी प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।